नमस्ते। चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव मिश्रा। केरल स्टोरी तमाम बाधाओं के बाद कई राज्यों में बहुत ही सफलतापूर्वक चल रही है। और सफलतापूर्वक चलने का जो पैमाना है वह होता है कि फिल्म कितनी कमाई कर रही है। और इस फिल्म को कमाई करना ही चाहिए, लोगों को देखना ही चाहिए, क्योंकि जो निर्माता निर्देशक इतने खतरों के बाद, इतने दबावों के बाद जिन्होंने इस तरह की पिक्चर बनाई है, उनकी पिक्चर चलनी भी चाहिए। अन्यथा हिंदू हितों पर तो कोई पिक्चर कभी बनती नहीं है। और हिंदी फिल्म जगत, बॉलीवुड, तो हिंदुओं के लिए, सनातन धर्म के लिए एक मीठा जहर है। धीमे 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 सब कुछ उनकी योजनाओं के हिसाब से चलता रहा है। इस बीच में क्या हुआ कि इस फिल्म को मध्य प्रदेश ने टैक्स फ्री किया, उसके बाद उत्तर प्रदेश ने टैक्स फ्री कर दिया। हो सकता है भाजपा शासित और कुछ राज्य इसे टैक्स फ्री कर दें। इस बीच में तमाम विरोध हो रहे हैं। केरल हाईकोर्ट ने इस पर बैन लगाने से इनकार कर दिया था। सर्वोच्च न्यायालय में मामला पहुंचा था, सर्वोच्च न्यायालय ने भी बैन लगाने से इनकार कर दिया था। लेकिन इसके बाद भी राजनेताओं की ढिठाई देखिए, ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में इस फिल्म को बैन कर दिया है। केरल ने हाईकोर्ट के निर्णय के बाद इस पर बैन तो नहीं लगाया, लेकिन सरकार के दबाव में बहुत सारे सिनेमाघरों ने पिक्चर लगाने से मना कर दिया, यद्यपि उन्होंने पहले से पिक्चर की बुकिंग करा रखी थी। और आश्चर्य की बात तो तमिलनाडु में भी नहीं है, जहां पर उन्होंने इतना दबाव डाला, इतना दबाव डाला कि जो सिनेप्लेक्स मल्टीप्लेक्स की एसोसिएशन है, उन्होंने इस फिल्म के प्रदर्शन पर एक तरीके से सेल्फ बैन कर दिया। उन्होंने कहा कि हम इसे प्रदर्शित नहीं करेंगे। निर्माता और इनकी टीम फिल्म की सर्वोच्च न्यायालय पहुंची, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इसे 15 तारीख के लिए लिस्ट किया है। ज्यादातर लोग इस पर उंगली उठा रहे हैं कि नहीं, 32,000 का आंकड़ा बहुत खराब है और एक वर्ग विशेष को लांछित करने की कोशिश की गई है। ऐसा लगता है कि ये सारी भाषा जिहादियों की भाषा ही बोल रहे हैं। इसमें आज के इस एपिसोड में हम आपको कुछ ऐसे चीज दिखाने जा रहे हैं जिससे अपने आप ये प्रमाणित होगा कि केरल में ये धर्मांतरण का खेल, लव जिहाद का खेल सरकारी संरक्षण में कितने आराम से चल रहा है और इसे बड़े आराम से पकड़ा जा सकता है। आपको वो चीजें दिखाएंगे कि 2009 में हाई कोर्ट के बाद में वहां पे एक सिस्टम बनाया गया जिसमें इस तरह की जो शादियां हैं उनका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। और वैसे भी जो इस तरह की शादियां करते हैं वो रजिस्ट्रेशन कानून से बचने के लिए करते हैं। इसके बाद भी बड़ी संख्या में जो निकाह हैं, जो धर्मांतरण लव जिहाद के हैं, वो अभी भी जो परंपरागत तौर तरीके होते हैं उस ढंग से भी हो रहे हैं। सारे के सारे केसेस रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं आते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए केस वही आते हैं जिनमें कोई ना कोई संगठित ग्रुप शामिल होता है। तो आपको हम दिखाने जा रहे हैं कुछ सर्टिफिकेट, आप समझ जाएंगे कि ये लव जिहाद है या क्या है, अरेंज्ड मैरिज है, कैसी ये मैरिज होगी। हर राज्यों की तरह केरल में भी मैरिज के रजिस्ट्रार हैं। और आप इसमें देखें कि जो ये शादी हो रही है, इसमें लड़के की उम्र 28 वर्ष, लड़की की उम्र 27 साल है। और इनके दोनों की फोटो एक ही जगह से अटेस्ट हुई है। और लड़का जो है, आप इसको ध्यान से देखिए, ये फिशरमैन है। ये मुस्लिम लड़का फिशरमैन है। और लड़की का व्यवसाय नहीं लिखा है। एक्चुअली ये जो प्रोफार्मा बनाया जाता है इसमें उनका नाम, पता, कितने सालों से राज्य में रह रहे हैं और क्या काम करते हैं, उनकी उम्र क्या है, ये टेबल एक दी रहती है। इस टेबल में आप देखें फिशरमैन है और उसकी शादी एक लड़की से हो रही है। ये क्या हो सकता है? ये वाकई लव हो सकता है? इसमें और भी खेल है। इसमें लड़के का एड्रेस दिया गया है, लेकिन ये हैदराबाद का एड्रेस है। और इसकी लेंथ ऑफ स्टे यहाँ पर दी गई है 10 वर्ष। लड़की की 15 साल दी गई। दोनों को बैंक एम्प्लॉय बताया गया है। एक हैदराबाद का है, एक केरल का है। तो ये कैसे लव अफेयर हो सकता है? और ये दोनों की फोटो सब नामपल्ली हैदराबाद में सर्टिफाई की गई है। तो आप समझ सकते हैं कि ये क्या चल रहा है। और इस तरीके से एक केस नहीं है। आप देखें, ये एक 23 साल के युवक हैं जो आईटी कंपनी में काम करते हैं। ये नहीं लिखा है कि क्या है, आईटी कंपनी में चपरासी हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, क्या है।
लेकिन आप देखिए इनका स्टे है 4 इयर्स कुछ का, और ये लड़की वहीं 21 साल से रह रही है, मीन्स वहीं पे बोर्न एंड ब्रॉटअप है। तो ये वहां से वहां पे सिर्फ शादी करने के उद्देश्य से आए। और आपको जानकर शायद हैरानी होगी, होनी नहीं चाहिए, केरल में कुछ ऐसी आईटी कंपनी भी काम कर रही हैं जो हर तरह के काम में, धर्मांतरण के काम में भी शामिल हैं और हवाला का काम भी करती हैं। वो लोगों को उसमें एम्प्लॉय दिखाती हैं, और फिर तरह तरह के काम होते हैं उसमें, लव जिहाद भी एक काम है। तो आप देख सकते हैं, दूसरी लड़की के लिए लिखा है ऑफिस स्टाफ। कहाँ का ऑफिस स्टाफ? आप ये सरकारी विभाग का फर्जिफिकेशन देखिए, एक ही जगह से दोनों की फोटो अटेस्टेड है। इसके बाद में एक और आप देखें, ये हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय, और लड़की है स्टूडेंट। 27 साल के वहां से गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, और लड़की है 19 वर्ष की और स्टूडेंट है। आप सोच सकते हैं कि एक स्टूडेंट, जो लड़की पढ़ रही है, वो 19 साल में शादी के लिए कैसे सोच सकती है? उसके पेरेंट्स भी कैसे इसके लिए तैयार हो सकते हैं? दोनों के परमानेंट जो एड्रेस हैं वो उसकी जगह खाली पड़ी हुई। तो आप कितनी जल्दी में, एक ही व्यक्ति ने दोनों की फोटो अटेस्ट की है, कितनी जल्दी में ये काम हो रहा है। और ये स्टूडेंट है तो आप समझ सकते हैं कि धंधा कहाँ, कॉलेज से ही शुरू हो रहा है। एक और आप देखिए, ये वहां से जो है, ये वहां पर 11 साल से रह रहे हैं, लड़की और ज्यादा समय से रह रही है। एक ही जगह से इनकी फोटो अटेस्ट होती है। लड़की का तो परमानेंट एड्रेस दिया हुआ है, लड़के का कोई एड्रेस भी नहीं दिया हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये सरकारी काम है। और आप ये देखिए, इसमें दोनों का एड्रेस नहीं दिया गया है। 24 साल की लड़की, 24 साल का लड़का। लड़का इलेक्ट्रीशियन का काम करता है। और ये भी आप, कोई अरेंज मैरिज नहीं हो सकती है। ये कैसा लब है, आप देखें। इसके बाद में फिर आप देखिए, एक 40 साल के मां से हैं, उनको 29 साल की एक लड़की से शादी कराया है, और इनके इसमें डिक्लेरेशन दिया है अनमैरिड है। तो भाई 40 साल तक अनमैरिड क्यों रहे? और ये कैसा लब हो सकता है? अरेंज मैरिज तो हो नहीं सकती दो धर्मों के बीच में। और लड़की डाइवोर्स्ड है, ये 40 साल के हैं, और इसलिए इनकी शादी हो रही है। आप देखिए यहाँ पर, ये 26 साल के मां से हैं, और वहीं के रहने वाले हैं। लड़की 22 साल की है, स्टूडेंट है। और ये जो वहां से हैं एग्रीकल्चर करते हैं। लड़का एग्रीकल्चरिस्ट है, फार्मर है, और लड़की स्टूडेंट है। ये कैसे लव एंगल हो सकता है? अरेंज्ड मैरिज तो हो नहीं सकती। तो फिर ये क्या है? और इसके अलावा आप देखिए, ऐसे बीसों केसेस हैं, ऐसे बीसों केसेस हैं। इनको आप देखिए, ये 30 साल के एक अनमैरिड सज्जन है, मोहम्मद, इनके नाम भी हम नहीं पढ़ रहे हैं। कोई 22 साल की एक लड़की है मैरिड। दोनों वहां से 22 साल और 30 साल से ही, मीन्स जन्म से वहां पर रह रहे हैं। और आप भी देखिए, सब फोटो सब फटाफट एक ही जगह से इनके हैं। और ये सर्टिफिकेट थोड़ा पुराने हैं, 2020 2021 के सर्टिफिकेट हैं ये, आपको दिखाने के लिए कि कैसे धंधा वहां पर चल रहा है केरल में। और लोगों को लगता है कि नहीं, सब बकवास है, एक वर्ग विशेष को टारगेट किया जा रहा है। आप ये देखिए कि एक बिजनेसमैन, एक और मजेदार केस आप ये देखिए कि ये सज्जन 21 साल के हैं। इनको भी शादी की जल्दी है। 20 साल की एक अनमैरिड लड़की इन्होंने तलाश ली। इसमें किसी के सिग्नेचर नहीं है नीचे, न किसी का है। सर्टिफिकेट इशू कर दिया गया, सिर्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट है। और ये कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं। ये कैसा लब है? कंस्ट्रक्शन वर्कर के साथ में, 21 साल का कंस्ट्रक्शन वर्कर 20 साल की लड़की के साथ में लब। अरेंज मैरिज तो ये हो नहीं सकती, ये तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं है। इसके अलावा देखिए आप, प्राइवेट जॉब करने वाले महाशय हैं, 23 साल की उम्र है इनकी, और 23 साल की लड़की से शादी कर रहे हैं। ये पिछले 6 साल से यहाँ रहते हैं, लड़की जन्म से यहाँ पे रहती है। तो ये क्या शादी करने के लिए आए हैं? आप देखें, ऐसे एक नहीं, बीसों केसेस हैं, और हर महीने सैकड़ों रजिस्ट्रेशन पूरे राज्य भर में। तो रजिस्ट्रार का ऑफिस होता है डिस्ट्रिक्ट में। ये देखिए, प्राइवेट जॉब करने वाले सज्जन है, 25 वर्ष के, 24 साल की लड़की है, और अरेंज मैरिज हो नहीं सकती। कैसे इनका लव परवान चढ़ा, पता नहीं। आप ये देखिए कि ये हैं
22 साल के सज्जन, और उन्होंने 18 साल की लड़की से शादी की है। बिल्कुल 18 होने का इंतजार ही कर रहे थे कि जैसे ही रजिस्ट्रेशन की, उसकी एज नहीं थी शायद, इसलिए रुके हुए थे। और ये क्या है, इनकी डेजिग्नेशन देखिए, क्या काम करते हैं, ये एग्रीकल्चर एग्जीक्यूटिव हैं। ये ये ऐसे लब परवान चढ़ रहा है 18 साल की लड़की के साथ में, 22 साल के एग्रीकल्चर एग्जीक्यूटिव का हो गया है, क्योंकि ये अरेंज मैरिज नहीं हो सकती। आप ऐसे देखिए कि ये बिजनेस करते हैं वहां से, और लड़की आईटी एम्प्लॉई है। इसमें भी ऐसा कोई लव का एंगल तो नहीं लगता, और अरेंज मैरिज नहीं हो सकती। अब आप देखिए, एक वेल्डर है 24 साल के, 20 साल की लड़की से लव हो गया इनका, और ये वेल्डिंग का काम करते हैं। इस तरीके से केरल में लव का ऐसे हो जाते हैं। और एक और सज्जन है 26 साल के, इन्होंने 18 साल की लड़की की बिल्कुल इंतजार कर रहे थे कि जैसे ही उसको 18 साल हो जाते हैं वैसे ही शादी करेंगे। और ये कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, मजदूर, जो बिल्डिंग बनती है उसमें ईंट गारे का काम करते हैं, ईंटें देने का मजदूर है। ये मिस्त्री राज भी नहीं है कि कितनी इनकम होगी, कैसे इनका लव परवान चढ़ा, घर वाले एग्री नहीं हो सकते किसी के भी। तो कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, और इनका रजिस्ट्रेशन हो गया है। फटाफट एक ही जगह से सारे फोटो अटेस्ट हुए। और इसके अलावा ऐसे बीसों केसेस हैं। देखिए, लाइफ स्किल एग्जीक्यूटिव हैं, 30 साल के, 25 साल की लड़की स्टाफ नर्स है, उसके साथ में लव हो गया है इनका। तो ऐसे एक नहीं अनेकों केस हैं। ये चेफ हैं, 23 साल के, 21 साल की लड़की से लव हो गया इनका। अरेंज मैरिज तो आप किसी में हो नहीं सकती है। और ये सज्जन है, ये इनकी उम्र है 32 साल, 28 साल की अनमैरिड लड़की से इनको लव हो गया। ये कुली है। इस तरह से कहानी हो रही है। ये सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, 21 साल के, 20 साल की लड़की से इनकी लव हो गया है, और दोनों वहीं के रहने वाले हैं, 20-20 साल से रह रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे ये रजिस्ट्रेशन, ये कुछ सिलेक्टेड केसेस है। 22 साल, 18 साल, बिल्कुल इंतजार कर रहे थे कि जैसे ही जिस दिन उसकी 18 साल की एज होगी लड़की की, उसी दिन इनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और काम आगे बढ़ जाएगा। ये सज्जन बिजनेस करते हैं लड़की का, ये सज्जन बिजनेस करते हैं, लड़की का ऑक्यूपेशन नहीं लिखा है। सो ये कुछ सैंपल हैं, और ये सैंपल हैं जो सिर्फ ये दिखाने के लिए है कि कैसे पूरी कहानी चलती है। हैदराबाद से लोग जा रहे हैं, बाहर के राज्यों से जा रहे हैं, और उनका 2-4 साल का डोमिसाइल वहां पे दिखाया जाता है, और फिर वो शादी करते हैं, क्योंकि केरल के राज्य में रजिस्ट्रेशन केरल के निवासियों का ही होता है। और जो वहां पे कानून बनाया है हाईकोर्ट के निर्देश के बाद में, उसके अनुसार ये सब चल रहा है। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये धंधा कितने धड़ल्ले से चल रहा है। और इसके बाद भी जो धर्मनिरपेक्षवादी हैं, जो शुतुरमुर्ग हैं, वो शुतुरमुर्गी रवैया अपनाए हुए, नहीं 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 नहीं, लव जिहाद जैसी कोई चीज है नहीं। और सबसे बड़ी चीज है, सबसे आश्चर्यजनक भी है, कि केंद्र सरकार का कितना ढुलमुल रवैया है। केंद्र की जो सरकार है, पिछले 10 साल से पूर्ण बहुमत की सरकार है, पिछले 10 साल से सत्ता में है, और ये हिंदूवादी सरकार कही जाती है। और इसके बाद भी इस मुद्दे में जरा भी ध्यान नहीं दिया, बल्कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, जब उससे पूछा गया, एक पत्रकार ने पूछा लव जिहाद के बारे में, केरल की घटनाओं के बारे में, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐसी तो कोई घटना ही नहीं। हो सकता है उनकी मजबूरी हो कि जो ऑफिशियल रिकॉर्ड में नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार क्या इतनी कमजोर, इतनी असहाय है कि इन सब मामलों में कुछ नहीं कर सकती? ये तो रवैया ठीक नहीं है। जो भी हो सकता है केंद्र सरकार ने कुछ किया हो जिसे हम लोग नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है। और अगर कुछ किया है तो शायद वो पर्याप्त नहीं है। और इसलिए कई बार लगता है कि केंद्र सरकार, मोदी सरकार, अपनी नाकामी छिपाने के लिए द कश्मीर फाइल्स और केरल स्टोरी के पीछे छिपने के प्रयास करते हैं। ये उचित नहीं। चुनाव में आप
केरल स्टोरी, कश्मीर फाइल्स का मुद्दा उठाते हैं, उसके बाद सो जाते हैं। पश्चिम बंगाल में क्या नहीं हुआ, हजारों लोग बेघर हो गए और खुद उनके राज्य असम में पहुंचे, जहां पे उनके लिए टेंट लगाए गए, उसी तरीके से जैसे बांग्लादेश से लोग आते हैं। और उन कार्यकर्ताओं के साथ कितना बर्बर व्यवहार किया गया, महिलाओं का अपमान किया गया। उसमें कई तो बड़े बीजेपी के कार्यकर्ता थे। बाबुल सुप्रियो जैसे नेता, जो राज्य मंत्री का दर्जा था जिनके पास, वो नाक रगड़ के फिर टीएमसी में चले गए। जाने कितने लोग हैं जो भाजपा के नेता हैं वो वापस टीएमसी में चले गए। ये स्थिति है दबाव में। अपनी जान की खातिर, अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने ऐसा किया। और केंद्र सरकार हाथ में हाथ रखे रही, क्योंकि उनके लिए लोकतंत्र, उनके लिए संविधान, सब कुछ है। क्या पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जा सकता था? क्या ऐसी सरकारें हैं उनके विरुद्ध केंद्र सरकार कुछ नहीं कर सकती? और अगर केंद्र सरकार कुछ नहीं कर सकती है तो फिर बाकी मतदाता उनको वोट क्यों दें? और फिर आजकल तो भाजपा सरकार भी उसी रास्ते पर चली है। ये पसमानदा सम्मेलन, वो बहावी सम्मेलन और ये मास्टर स्ट्रोक, इस सब से निजात पाना बहुत जरूरी है। अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। अगर केंद्र सरकार इस मुगालते में रहती है कि हिंदुओं का समुदाय, उनके पास कोई विकल्प नहीं, हमें वोट देंगे ही देंगे, पसमानदा और दे दें तो मेरा काम निश्चित हो जाएगा, तो शायद ये देश के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा। और फिर तो इस हिंदू संस्कृत को, सनातन संस्कृत को शायद ही कोई बचा पाए। नमस्ते, फिर किसी ज्वलंत मुद्दे पर आपसे बात होगी, तब तक के लिए आगे